हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूईटी वाला में। और दोस्तों, आपको अपने मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सीयूईटी में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा। और मैं आपको सलाह दूंगा, इकोनॉमिक्स जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें आप हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, इवन फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बस एक बेहतर स्ट्रैटेजी की आपको जरूरत है। जो टिप्स बताऊंगा उन टिप्स को बड़े प्यार से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है कि आप अपनी प्रिपरेशन से इक्का बन सकते हो। तो जो इक्का बनेगा वो टॉपर बनेगा। क्या है ना, जब आपका एक सब्जेक्ट, बेसिकली डोमेन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आपका ओवरऑल स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो आपके मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन मिलने के आपके ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या है ना यार, इसका सिलेबस सबसे डिफरेंट है एक तो, यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं सीयूईटी में लगभग उनका सिलेबस 12th वाला है, लेकिन इकोनॉमिक्स में 11th और 12th दोनों मिक्स होकर आ रही हैं। यानी इकोनॉमिक्स जो सीयूईटी वाली है, वहां पर आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स आधी आ रही है, स्टार्टिंग की 2 यूनिट आ रही है। अब बस मैं ये दुआ करता हूं कि किसी स्टूडेंट की लाइफ में वो टाइम ना आए जब एक स्टूडेंट को ये लगने लगता है कि बस इंपॉर्टेंट टॉपिक करके चला जाऊं यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चला जाऊं यार, काम हो जाएगा। अरे खतरे की घंटी वाला टाइम होता है। आप शुरू से ही बढ़िया लेवल की तैयारी करनी शुरू कर दोगे तो ये टाइम कभी भी नहीं आएगा। और सीयूईटी के पेपर में तो मजे की बात यह है कि 50 में से 40 क्वेश्चन करने होंगे, यानी आपको पता होगा कि आप कुछ क्वेश्चन अपनी मर्जी से छोड़ भी सकते हो। तो जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है, मैं आपको सलाह दूंगा कि पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में 5 यूनिट है। नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट और बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। 5 हो गई। 10 चैप्टर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 2 यूनिट है। एक इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें सेंट्रल प्रॉब्लम, पीपीसी वगैरह सब कुछ है। दूसरा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, जिसके अंदर इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड सब है। आप इसमें से अगर आपको कोई एक चैप्टर मुश्किल लगता है, आप उसको कंप्लीटली छोड़ सकते हो। छोड़ दोगे तो बस ये ध्यान रखना कि जितने बचे हुए हैं आपको फिर वो बुरे तरीके से चाटने पड़ेंगे, वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे अगर आपने छोड़ दिया तो। क्योंकि एक चैप्टर छोड़ोगे तो 5 से 6 क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर एक चैप्टर छोड़ दिया ना आपने, लाइक नेशनल इनकम और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर, तो वहां तो 5 से 6 क्वेश्चन सेक्रीफाइस कर दोगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी अगर एक चैप्टर छोड़ दिया, मतलब पूरी यूनिट छोड़ दी, तो वहां से भी सेक्रीफाइस होएगा ही होगा। तो कंप्लीटली एक चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का मत छोड़ना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई चैप्टर मुश्किल लगता है तो वहां से कंप्लीट एक चैप्टर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्रो और माइक्रो का मत छोड़ना, ये स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आपकी। अब पूरे इंडिया के 12th पास स्टूडेंट को अधिकार है कि वो इच्छा रखे अपने मनपसंद कॉलेज और मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने की। उसके लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बोलती है कि सीयूईटी का पेपर आपको पास करना पड़ेगा, और बहुत सारी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी बोल रही है कि सीयूईटी का पेपर के बेस पे हम एडमिशन देंगे। अब वहां पर है ना, ये रहता है कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं, वो तो 12th क्लास के अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और जो दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं वो अपने सिलेबस में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो स्टेट बोर्ड्स वालों को माइक्रो और मैक्रो की कमांड अच्छी मिलेगी, सीबीएसई वालों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो की कमांड अच्छी मिलेगी। कुल मिला के हर एक स्टूडेंट के पास मैक्रो इकोनॉमिक्स तो है ही है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के तुम इस टाइम पे बादशाह हो। अपनी जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उस बोर्ड की प्रिपरेशन के साथ आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जा रहे हैं। बोर्ड की प्रिपरेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स ठा करके कर लो, क्योंकि ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि सीयूईटी की तैयारी में आपको मैक्रो उतनी ना पढ़नी पड़े जितनी आपने 12th क्लास में पढ़ ली, और हल्के लेवल की रहेगी यहां पर। क्योंकि नेशनल इनकम का क्वेश्चन पूरा 6 नंबर में जैसे एक्सप्लेन करना पड़ता है ना आपको इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से, वैसी एक्सप्लेनेशन तो है ही नहीं, है ना। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो 50 में से 40 अटेम्प्ट करने हैं पहली बात, और 45 मिनट्स मिलने हैं आपको, उसमें 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब लगभग 1 मिनट के अंदर आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है हालांकि, तो यार 45 मिनट में तुम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चन पढ़ने में कभी कभी 1 मिनट बीत जाता है, काफी सारे तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको सॉल्व करने में 2-2, 3-3 मिनट लग जाएंगे। तो आपके कुछ चैप्टर्स इतने फास्ट, इतने बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले होने चाहिए कि 20-20 सेकंड में आप उनका आंसर कर दो। 20-20 सेकंड में आप उनका आंसर कर दो। एक छोटी मोटी आपको ट्रिक की बात बताऊं तो एक बात तुम्हें पता क्या, यहां पर रट्टाफिकेशन से हटके एक छोटी मोटी ट्रिक की आपको पता होनी चाहिए। ट्रिक क्या है, जैसे आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लेकर कंफ्यूज होते हो, ये सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, एलआरआर क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। ये अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं भी याद ना, तो ट्रिक ये अपने दिमाग में बिठा लो
इनमें से किसी भी रेशो को अगर तुमने कम कर दिया तो उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और उसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, और उल्टा भी पॉसिबल है। यानी पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर सीआरआर को कम कर दिया तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट होगा, बढ़ जाएगी। कुछ भी कम कर दो बढ़ जाएगी, ट्रिक हो गई ना, काम आसान, समझ रहे हो। तो ऐसी ट्रिक्स कुछ बनानी पड़ेंगी, वो तो मैं जब पढ़ाऊंगा आपको एक एक चीज बताऊंगा अभी। लेकिन आज की मेरी स्ट्रेटेजी है कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कैसे करोगे। अभी 12th के सिलेबस पे पूरा पक्का ध्यान दो। जिस दिन तुम्हारे पेपर खत्म हो तो उस चीज को पहले स्टार्ट करना जो तुम्हारे 12th में नहीं थी। सीबीएसई वाले माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर देना, और जो दूसरे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से स्टार्ट करना। और बच्चा वही जीतेगा जो बार बार रिवाइज करता चलेगा हाथ के हाथ। मतलब ऐसा नहीं है जिस दिन मेरा सीयूईटी का पेपर होगा 21 मई से लेके अभी तो 30 मई के बीच में स्लॉट आने हैं, तो उस टाइम में हम रिवाइज करेंगे। नहीं 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 नहीं, जो चैप्टर तुमने किया है उसकी रिवीजन हैंड टू हैंड, और एक चैप्टर को लगभग 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है। टॉपर्स के मैंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, बहुत सारे टॉपर से मिला हूं, तो सबका यही कहना है कि भाई 2 से 3 बार उन्होंने हर चैप्टर को रिवाइज किया है पेपर देने से पहले। अब पेपर देने से जस्ट पहले की बात नहीं कर रहा, मतलब पेपर से आप 10-15 दिन बैक चले जाओ तो तब तक आपको 3 बार 2 बार कम से कम चैप्टर रिवाइज होना ही चाहिए। और पहले ध्यान देंगे कॉन्सेप्ट पे, फिर ध्यान देंगे उसके एमसीक्यू पे। नहीं तो ज्यादातर बच्चों की अप्रोच ये हो रही है आजकल की, एमसीक्यू पे एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहो, पेपर आ जाएगा अच्छा, हो जाएगा अच्छा। ऐसे नहीं होता, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपने किसी भी बुक से कर ली हो, जरूरी नहीं है कि वही का वही एमसीक्यू आपके पेपर में आ जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, समझे। और मैं आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दे रहा हूं कि यहां से तो पेपर में तुम्हारे क्वेश्चन आएगा। आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से इन टॉपिक्स को कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते। मैक्रो और माइक्रो के कुछ टॉपिक बताऊंगा, अगर आपके 12th क्लास के सिलेबस में है तो इसको और अच्छे तरीके से आप कर लो अभी से ही, क्योंकि फुल मार्क्स लाने हैं ना। तो दोस्तों नंबर 1 पे आपको बताऊं मैं, देखो जो आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकते, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन का। क्रेडिट क्रिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना आ सकता है, फॉर्मूला 1/LRR मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल डिपॉजिट। कहीं कहीं इसको प्राइमरी डिपॉजिट भी बोलते हैं, और किसी किसी बुक में ना LRR की जगह CRR लिखा है, यहाँ वो गलत लिखा है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर एक आइटम है, दूसरा आइटम ये है, तीसरा आइटम ये है। इस फॉर्मूले में 3 आइटम है, आपको किसी भी 2 आइटम की वैल्यू देगा और तीसरे आइटम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पूछ लेगा। एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है यहां से, पूरा प्रॉपर क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना नहीं पूछेगा आपसे अब, ठीक है, टेंशन मत लो, एमसीक्यू है। अगला फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है, इनमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक चार्ट लो अभी से ही, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये फिर सीयूटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से चार्ट लो कि बाद में आपको वो करने की जरूरत ना पड़े इतने डीप तरीके से, समझे। देखो यार, करने अब भी है, करने बाद में भी है, अभी क्यों ना कर लें। नहीं, सबको सलाह दो कि जो आपका सीयूटी वाला चैनल है, यहां पर आपको एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन मैं करा रहा हूं इकोनॉमिक्स की, तो बोर्ड की भी प्रिपरेशन हाथ के हाथ हो ही रही है। अगर आपको एमसीक्यू करने हैं तो यहीं आके कर लो, सारे एमसीक्यू यहीं हो जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी कोई डिमांड है स्पेशल, आप चाहते हो कि सर पर्टिकुलर इसी टॉपिक से स्टार्ट कराओ, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। अभी पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ था सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर दो, तो मैंने उसको इंपॉर्टेंस दे रखी है। अगर आपकी कुछ और डिमांड है, ज्यादातर बच्चे जो बोलेंगे मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बजट डेफिसिट में यार 3 वैरायटी है गवर्नमेंट बजट का है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इसमें से किसी को भी कुछ भी कैलकुलेट करना आ सकता है, और कैलकुलेट करना क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आएगा तो छोटा ही कैलकुलेट करना आएगा, ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये इसको मत छोड़ना। फिर गवर्नमेंट बजट में ही आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट होती है। कोई एग्जांपल आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या फिर कोई एग्जांपल देकर पूछेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है। ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ये छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब ये वो टॉपिक बता रहा हूं आपको, कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन यहां पर डिक्लेयर कर रहा हूं कि यही आएंगे, तो बहुत कुछ सेफ हो रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इसका क्वेश्चन आ सकता है। कैसा क्वेश्चन आएगा ये सुन लो, जैसा मैंने शुरू में बताया था ना आपको, सीआरआर को कम कर देंगे तो मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट गिवन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का, पूछेगा कि वो इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप को कैसे ठीक कर रहा होगा, इनका डायग्राम बनाना नहीं आएगा। या फिर एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि इन्फ्लेशनरी गैप का प्राइस लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, बढ़ता है प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन आती है, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, आउटपुट पे क्या इफेक्ट होता है, इनका इफेक्ट पूछ लेगा, इस लेवल का क्वेश्चन आएगा, समझे। और
जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर है, ये मिस करके नहीं जा सकते आप, चाहिए तूफान हो तुम्हारी जिंदगी में, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मल्टीप्लायर, एमपीएस, एपीएस, एमपीसी, एपीसी, इनकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, इनकी वैल्यूज के ऊपर ध्यान रखना, और इसका न्यूमेरिकल। 2 क्वेश्चन यहां से एक्सपेक्टेड है, एक नहीं 2, फिर बता रहा हूं, समझे। अगला आपका क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले चैप्टर से। भाई इनके कंपोनेंट्स है ना, बीओपी अकाउंट के 2 कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कोई आइटम आपको दे देगा क्वेश्चन में और पूछेगा कि वो बीओपी के कौन से कंपोनेंट में रिकॉर्ड होगा और कौन सी साइड में रिकॉर्ड होगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं जो आपको करने जरूरी हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंडिफरेंस कर्व आप छोड़ के नहीं जा सकते, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके स्लोप के बारे में, और इसका बजट लाइन से क्या लेन देन है जब कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम अचीव करता है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों इंडिफरेंस कर्व के बाद आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर आपको याद नहीं है ना फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो मैंने एक इसके लिए ये निमोनिक्स बना रखा है, एक्रोनिम टिपर, आप ये याद कर लो, आपको सारे फैक्टर रिवाइज हो जाएंगे। क्या क्या है ये? टी का मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आई का मतलब इनकम ऑफ द बायर, पी का मतलब पॉपुलेशन, पी का मतलब प्राइस ऑफ ऑन गुड, ई का मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन नियर फ्यूचर, और आर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। एक्रोनिम बनाओ अगर तुमसे बनते हो, तो नहीं बनते हो तो मैं बताऊंगा ही क्लास वाइज आपको। अगली बात, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहां से न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है, छोटा सा प्यारा सा फुन्नू सा न्यूमेरिकल देगा आपको, यानी इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं देगा कि आपको उसको सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगे, ठीक है। छोटा सा न्यूमेरिकल देगा, न्यूमेरिकल नहीं तो इसकी डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा। बस इतना ध्यान रखना, ये चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। यूनिट 1 में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोलते हैं, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री भी बोलते हैं। इसके स्लोप का नाम क्या होता है? एमआरटी। एमआरटी का दूसरा नाम क्या होता है? एमओसी। इसकी फीचर्स क्या होती है, इसकी अजम्पशन क्या होती है, शिफ्ट क्यों होता है, ऐसा एक कंबाइन कॉन्सेप्ट कर लो, उसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आप, तब पीपीसी का क्वेश्चन क्रैक होगा, और पीपीसी से कम 1 क्वेश्चन आएगा, यहां से 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना आप। फिर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जब करते हैं ना, सिंगल कमोडिटी का अलग है, डबल कमोडिटी का अलग है। मुश्किल क्वेश्चन यहां से बनेगा इस कंडीशन से रिलेटेड, ये कंडीशन से रिलेटेड। और दोस्तों आपको बताऊं, ये कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और इस कंडीशन को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर किसी बच्चे ने ना सुना हो आज तक ये, तो ये सुन लो। इकोनॉमिस्ट थे गॉसेन, हरमन गॉसेन, उन्होंने पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसेन, और गॉसेन के द्वारा ही ये सेकंड लॉ दिया गया, तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ गॉसेन। ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा, ऐसा गॉसेन का बोलना था। तो ये भी एक लॉ बन गया, है ना। और सप्लाई वगैरह की यूनिट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में नहीं आ रही है, तो सिलेबस का जरूर ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स का सिलेबस सबसे डिफरेंट है। अब ये मैंने कुछ क्वेश्चन डिक्लेयर किए हैं, आपको अपनी स्पीड मैनेज करनी होगी। अब बहुत सारे बच्चे ना इस अभी ध्यान देने लगे स्पीड मैनेज करनी, एक बार बोर्ड के पेपर होने दो, स्पीड वगैरह मैनेज करना तब सीखेंगे। अभी तैयारी मैं भी समझता हूं कि तुम्हारी बोर्ड की चल रही है, बोर्ड के तरीके से तुम पढ़ रहे हो, तो बीच में लेकिन इन टॉपिक्स का तड़का लगाना जरूरी है, क्योंकि सीयूईटी एक दिन में नहीं हो जाएगा आपका, है ना। अभी बोर्ड की तैयारी कर लो, बोर्ड में वो टॉपिक्स भी आ रहे हैं ना जो सीयूईटी में आ रहे हैं, उन सबको कर लो आप, भुना लो उन सब टॉपिक्स को, ठीक है। और जो बाकी आप जो मुझे सलाह दे रहे हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको पढ़ के तुम्हारे लिए एक मस्त मक्खन मलाई वाले टॉपिक्स रेडी करता हूं, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे, ये मेरा वादा है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।